क्या पढ़ेंगे उस ताल्लुक से। तो कुछ बातें मैंने लिखी थी कि क्या आप जानते हैं हमारे मुल्क अज़ीम हिंदुस्तान का वो कौन सा बादशाह था जिसने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी भयानक जंग की जिसमें हज़ारों लाखों लोग मारे गए, और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो फिर उसने अपनी हुकूमत के अगले 30 सालों तक कोई जंग नहीं की। और भी हमने लिखा था कि तारीख़ का वो वाहिद हुक्मरान जिसने हुकूमती सतह पर एक ख़ास मज़हब की तरवीज व इशाअत की, और जिसके निशानात को आज तक हिंदुस्तानी हुकूमत हुकूमती सतह पर इस्तेमाल करती है। तो क्या किसी को ये गेस करना चाहेंगे आप लोग कि किस बादशाह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। जी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या ठीक। और कोई गेस करना चाहेंगे? सैयद अब्दुल सत्तार साहब हैं। ठीक है, तो इन द कलिंग का इंटरेस्ट। युद्ध अशोक ने किया जी, था, जिन्होंने कलिंग का युद्ध किया था, करेक्ट करेक्ट, अशोक। सही है। अशोका द ग्रेट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री क्लास बहुत पहले शुरू हुई थी। और 2 सेकेंड, मेरा लैपटॉप, असल में हमारे पास लाइट नहीं थी तो लैपटॉप बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। तो देखते हैं जब तक चलता है, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम फिर मैं मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हमने ये हिस्ट्री क्लास जो शुरू की थी उसमें बहुत से टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। पिछले दफ़ा जब ये क्लास हुई थी तो हमारे गाइड डॉक्टर सैयद फजला चिश्ती साहब, जो फलाह रिसर्च फाउंडेशन के बानी और सदर हैं, उन्होंने ये बात बताई थी कि हम लोग जो है एक प्रॉपर कोर्स ले रहे हैं। ये कोई रैंडम हिस्ट्री क्लास नहीं है जिसमें आज हमने किसी के बारे में पढ़ा, कल हम किसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि एक पूरा सिलेबस है हमारे पास, और उसी सिलेबस के हिसाब से जो है हम लोग इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो अब तक जितनी गुफ्तगू हमारी हो चुकी है उस पर मैं 2-3 मिनट लेना चाहूँगा। सबसे पहले जो है हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली हुई है, और ये जितनी क्लासेस हुई हैं ये हमारा फलाह गुलबर्गा शरीफ एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी पिछली क्लासेस जो हो चुकी हैं। तो जो भी पिछली क्लासेस को मिस किए हैं वो लोग जो है वहाँ उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, हमने ये सारे टॉपिक्स पहले से कवर कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन में मीनिंग, डेफिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस हमने कवर किया हुआ है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज, ताकि हिस्ट्री आप कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री को आप किस तरह से जो है हासिल कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सोर्सेज बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि कोई भी आपको कैसी भी हिस्ट्री बता रहा हो उससे सबसे पहले जो है उसका सोर्स पूछा जाएगा कि भाई आप किस सोर्स से बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का डिस्कशन किया हुआ था। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में जो है गुफ्तगू की थी, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो 1920 ईस्वी में जो है ये ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो वो भी हमने कवर किया हुआ है। ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी नोन हिस्ट्री है, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो रियून जो खंडरात हमें जो है मिले हैं। अभी जो हड़प्पा और मोहनजोदारो का साइट है वो पाकिस्तान में पड़ता है, तो वो हिंदुस्तान में अभी नहीं है, लेकिन चूंकि वो नॉन मतलब जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था उसकी बात हो रही थी, तो वहां से जो है हम लोग मोहनजोदारो और हड़प्पा को अपनी हिस्ट्री को लेके जाते हैं। तो ये करीब 4 से 5 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है। उसके बाद हमने वैदिक पीरियड पढ़ा था, और वैदिक पीरियड में ये वो पीरियड था जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से या हिंदू स्क्रिप्चर या संस्कृत लिटरेचर के हिसाब से बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमको लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं जहाँ से हमें जो बहुत सी चीज़ें मालूम होती हैं। तो वैदिक पीरियड में जो है एक चीज़ हमने पढ़ी थी आर्यन, इसमें आर मिस हो गया है, दिस इज आर्यन, ARYAN, आर्यन इन्वेजन वर्सेस माइग्रेशन थ्योरी। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आज हिंदुस्तान में जो हिस्ट्री को री राइट करने की बात हो रही है
तो उसमें ये है कि भाई एक तो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी है और एक जो है इन्वेजन और माइग्रेशन थ्योरी। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्यंस थे, वो लोग थे जो आज के ज़माने में हम कह सकते हैं वैदिक पीरियड में जिन्होंने जो है वेदास को लिखा था। जो बेसिक 4 वेदास हैं हिंदुइज्म के, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो इन लोगों ने जो है उसको लिखा था। और एक थ्योरी ये है कि ये लोग जो है बाहर से कहीं से आए थे। हमने सारा जो है इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप हमारा एक प्ले लिस्ट है उस पर जो है आप जा करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ ही बताना चाहूँगा, चलो उसका लिंक मैं भिजवा दूंगा आपको। आप जो है जो भी मिस किया हुआ है या फिर जो रिवाइज करना चाह रहे हैं वो लोग जो वो क्लासेस देख सकते हैं। हमने संस्कृत लैंग्वेज पर भी जिक्र किया था कि संस्कृत लैंग्वेज हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जबान है, या जो साउथ इंडिया में कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ये जो लैंग्वेजेस हैं वो जिसको द्राविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पुरानी है। और ये संस्कृत लैंग्वेज और मोहनजोदारो और हड़प्पा में जो हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इनकी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम उन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह वो लोड होगा तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा हमने एक डिस्कस किया था बर्थ ऑफ न्यू रिलीजन। हमने कास्ट सिस्टम पर भी इसमें गुफ्तगू की थी कि हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम था, और इस ये एक वजह बना था हिंदुइज्म में से हटकर बुद्धिज्म और जैनिज्म की बर्थ को। यानी हिंदुइज्म से निकल करके जो है दो मजहब जो है हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं, हिंदुइज्म से हटकर बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म बुद्धा के लोगों को मानने वालों को कहते हैं, जैनिज्म जो है महावीर जैन को मानने वालों को कहते हैं। उसमें हमने ब्रीफ हिस्ट्री और टीचिंग्स उस मजहब के जो है मुख्तसर सी तालीमात पर भी हमने गुफ्तगू की हुई है, वो भी आप जो है क्लास देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ फिर हम लोग जो आगे चलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा फलाह गुलबर्गा शरीफ चैनल है, फलाह रिसर्च फाउंडेशन ब्रांच गुलबर्गा शरीफ का। आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। इसमें हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक तो प्लेलिस्ट जो है स्पेसिफिकली ये क्लास के ताल्लुक से है, हिस्ट्री के ताल्लुक से है, जो हमने पहले क्लासेस ली हुई हैं। दूसरी प्लेलिस्ट है डॉक्टर सैयद फजला चिश्ती साहब के लेक्चर्स की। तो हमने ये कोशिश की है कि सैयद फजला चिश्ती साहब के जितने लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं उसकी हमने सारी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आपको डॉक्टर सैयद फजल चिश्ती साहब को सुनना है और आपने जो है डिफरेंट टॉपिक्स पर दुनिया भर में जो गुफ्तगू की हुई है और उनको आपको देखना है, तो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। और इन क्लासेस के लिए आपको दो सेकंड, इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है, मैं माजरत खाऊं उसके लिए। तो वो जो प्लेलिस्ट फलाह क्लासेस वाली है वो आप ज्वाइन करें और उसको देखें, ताकि ये सारे टॉपिक जो है आपको रिवाइज हो सके, और जिन्होंने पहले नहीं सुना हुआ है वो लोग भी जो है उसको स्टार्ट से सुन सकते हैं। अभी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो नोन हिस्ट्री है, जो सिलेबस होता है हिस्ट्री में पढ़ाने का, मैं आपको बताना चाहूंगा। दो तीन चीजें हम रेफर कर रहे हैं। देख, एक बुक है आर एस शर्मा की। ये जितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे लोग जो है आर एस शर्मा की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फॉलो करते हैं। और एक और चीज, और एक किताब हम रेफर कर रहे हैं प्रोफेसर रोमिला थापर की। शी इज अ वेल नोन historian in ancient Indian history. So she has authority in ancient Indian history. Professor Romila Thapar, former professor Jawaharlal Nehru University, and a lifetime professor for JNU, a STEAM university in India. So she has written a book called Ancient Indian History for Middle Classes. So that is the one which we are discussing. तो जितनी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा वो सारी जो है हमने ये दो किताबों से, और बहुत सी दूसरी किताबें हैं मेरे पास जिनसे मैंने जो है ये सारा मटेरियल लिया हुआ है। तो ये है आर एस शर्मा की किताब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो क्लास 12th का एनसीईआरटी का ओल्ड सिलेबस है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का ये एक हुकूमती बोर्ड है जो किताबें शाया करता है स्कूल और कॉलेजेस के लिए। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इनकी बहुत पुरानी एडिशन है ये। मैं समझता हूँ फर्स्ट एडिशन इसका 1977 में, और लेटेस्ट एडिशन इसका आया हुआ है। तो इसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं।
तो हम ओल्डेस्ट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो ओल्ड इज गोल्ड। तो अभी जो है किताबों में बहुत सा हेरा फेरी और बहुत सा चेंजेस आ रहा है, और बहुत से लोग अपनी मनमानी हिस्ट्री जो है बयान कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है ये पुरानी किताबें जो है रेफर कर रहे हैं। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री फॉर मिडिल स्कूल, प्रोफेसर रोमिला थापर, एस नूरुल हसन और सतीश चंद्रा ने इसको लिखा हुआ है। तो ये भी एनसीईआरटी का है, और जितना मटेरियल मैं आपको दूंगा ये इन दो किताबों से बेसिक होगा, और बाकी जितना इंटरनेट से और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो सारी बुक से जो है हमने जमा किया हुआ है। तो ये हमारा सोर्स था, मैं इसको बताना जरूरी समझता तो मैंने बता दिया। ये वाला जो सेक्शन है फलाह क्लासेस वाला, ये अपना प्लेलिस्ट है। जितनी क्लासेस हुई हैं अभी तक वो सारी यहाँ पर अपलोडेड है। तो ये हो गया। मैं ये चीज बता रहा था कि इन किताबों में जो सिलेबस होता है, इसी तरह से जो है इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं। मसला ये है कि हम लोग फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर बात करने के लिए। जो मटेरियल अवेलेबल है वो यही है। आपको हमने बता दिया हड़प्पा और मोहनजोदारो जो स्टार्टिंग हमारा पॉइंट है सिविलाइजेशन में, उसके बाद वैदिक पीरियड, फिर मगधा, मौर्य एंड गुप्तास, और उसके बाद स्मॉलर किंगडम्स रहेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इतने टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, और हम जितना हो सके इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सारी चीजें यहाँ पर नहीं लाई जा सकती। और जो अपकमिंग टॉपिक्स होंगे वो इतने सारे हैं। इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर, अशोका एंड इज अचीवमेंट के बारे में। तो जो हमने बात की थी, जिस बादशाह के बारे में हमने पोस्ट लिखा है वो अशोका द ग्रेट है, और इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गुप्तास के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्ता एक अहम फिगर है, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट क्लास हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर रहेगी, थर्ड वन, जो है अदर इंपॉर्टेंट किंगडम्स पर, चोलास, चालुक्यास, पल्लवास एंड राष्ट्रकूटास। ये छोटे छोटे डायनेस्टीज थे स्पेशली साउथ इंडिया में। तो ये लोग है ये लोग नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रूल करते थे, मौर्य एम्पायर एंड गुप्तास एम्पायर में, और ये लोग बेसिकली साउथ इंडिया में थे। तो इस पर भी जो है हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अब चूंकि हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं, मैं रेफर करना चाहूंगा यहाँ पर। इस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो दो तीन, ये लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग हमने अपलोड कर दी है, जो इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था हमने। ये एक और हमारा चैनल है आवर इंडियन हिस्ट्री, इस पर भी दो तीन वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए थे थोड़ा शॉर्ट में, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो ये वाली है, इंट्रोडक्शन, सोर्सेस, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वैदिक पीरियड में आर्यन इन्वेजन एंड माइग्रेशन थ्योरी। उसके बाद जो लास्ट हमने डिस्कस किया था वो बर्थ ऑफ न्यू रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है महाजनपदास। यहाँ से जो है इंडियन हिस्ट्री में ये चीज होती है कि पहले जो है लोग छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे इलाकों में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई तो लोगों ने जो है बड़े बड़े सिटीज या किंगडम्स या रिपब्लिक जो है बनाने शुरू किए, और उसी को इंडियन हिस्ट्री में हम लोग महाजनपदास कहते हैं। यानी वो इलाके जहाँ पर लोग जो है रहा करते थे, और वहाँ जो है कुछ जगहों पर किंगडम्स होती थी। किंगडम यानी वो जहाँ पर वन मैन रूल होता था, हेरिडिटी जो है बादशाह होती थी, बादशाह है फिर उसका बेटा है फिर उसका पोता है, इस तरह से हुकूमत होती थी। लेकिन हिंदुस्तान में आज से 2-3 हज़ार साल पहले भी रिपब्लिक्स थी। तो जो लोग रिपब्लिक को जानते हैं वो जमहूरियत होती है, लाइक गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो जो लोग जो है जमा होकर के, जो जो भी सिटी होता था, जो भी राज्य होता था, वहाँ के लोग जमा होकर के उसमें जो असरदार लोग होते थे, वो लोग जो है मिल करके अपने में से किसी के एक लीडर को चुन लेते थे। लाइक यू कैन से इट वाज लाइक अ टाइप ऑफ इलेक्शन, नॉट लाइक इन आवर टाइम, बट इलेक्शन के जरिए भी कुछ जगह पर जो है हुकूमतें बनाई जाती थी। तो ये जो महाजनपदास थे, टोटल 16 महाजनपदास का हमको रिकॉर्ड मिलता है। आप देखेंगे बेसिकली नॉर्थ इंडिया में सारे लोग हैं, और इसमें बहुत कुछ जो किंगडम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। उस ये जो महाजनपदास है, इसमें जो मगधा का डायनेस्टी है, अगर आप इसको देखेंगे और फाउंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मगधा है। तो इस इलाके की जो हुकूमत थी, जो यहाँ से पनपी और जो यहाँ से बढ़ी, वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर अपना झंडा लहराया था। इसी को मगधा डायनेस्टी बोलते हैं।
और मगधा डायनास्टी को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट डायनास्टी है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने लिखा है देयर आर 16 महाजनपदास फाउंड अमंग देम मगधा, कोसला, वत्सा, सुरासीना, पंचाला एंड अवंती वर पावरफुल। एक चीज मैं बता दूं, कुछ लोगों को लगेगा कि भाई ये सब हमको पढ़कर क्या करना है, तो इससे बहुत सी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको कोशिश करूंगा रिलेट करने की। तो ये बहुत 16 महाजनपदास थे उस जमाने में। बताने का मकसद ये है कि आज से करीब करीब 542 बीसी, यानी आज से करीब 2500 साल पहले हिंदुस्तान में एक चीज थी महाजनपदास। और इसमें जो है कुछ किंगडम्स हुआ करते थे और कुछ रिपब्लिक्स हुआ करते थे। देयर वाज नथिंग कॉल्ड अखंड भारत बिफोर दिस टाइम। आज से 2500 साल पहले तक अगर आपको कोई ये भरमा रहा है कि भाई पहले जो के जमाने में या वैदिक पीरियड में जो है बहुत बड़ा जो है हमारा साम्राज्य था और बहुत सी चीजें थी जैसे लोग बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। आज से 2500 साल पहले तक सिर्फ 16 राज्य थे, एक दो इधर उधर हो सकते हैं। और इनका हमेशा से था हिंदुस्तान में जो हुकूमती सतह पर था, बिफोर फ्यू किंगडम्स और स्पेशली बिफोर अशोका और आफ्टर द ब्रिटिश। तो उनके पास ऐसा होता था कि कुछ कुछ इलाके होते थे, जैसे ये कश्मीर का हो गया, अफगानिस्तान वाला इलाका, यहाँ पर एक हुकूमत है गांधारा, तो उनकी हुकूमत यहाँ तक है। फिर कुरुक्षेत्र में और पंचाला, तो छोटे छोटे इलाके होते थे जैसे आज हमारे पास स्टेट्स हैं। वहां पर जो है बादशाह लोग या फिर रिपब्लिक में लीडर्स लोग हुकूमत करते थे। तो हिंदुस्तान में आज से 2500 साल पहले तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया का या भारत का या भारतवर्ष का, जो लोग बोलते हैं। हर एक की अपनी अपनी हुकूमत थी, कुछ किंगडम्स थे और कुछ रिपब्लिक्स थे। और उनमें जो इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे वो था फर्स्ट ऑफ ऑल मगधा, उसके बाद कोसाला, वासा। तो ये हुकूमतों के नाम है, इलाकों के नाम है या फिर उनकी डायनेस्टीज के नाम है। उसमें डिपेंड करता है बहुत सी चीजों में अलग अलग तरह से। अब जो हुकूमत थी मगधा की, जो इलाका था मगधा का यहाँ वाला, यहाँ पे जो है एक बादशाह जो फर्स्ट थे, बिम्बिसारा, बिकेम द किंग ऑफ मगधा इन अबाउट 542 बीसी। तो ये फेमस बादशाह थे बिम्बिसारा। और इन्होंने क्या किया, ही हेल्प टू मेक इट इनटू पावरफुल किंगडम बाय वेरियस मेथड्स। तो बिम्बिसारा ने मगधा की हुकूमत थी इसको जो है बड़ा बनाने के लिए और वास्ट करने के लिए बहुत से काम किए। सबसे पहला काम इन्होंने किया, ही मैरिड प्रिंसेसेस फ्रॉम द नेबरिंग फैमिलीज, दीज रूलर्स बिकम हिज फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि आज के ज़माने में कुछ लोग जो है एक खास कम्युनिटी के बादशाहों को टारगेट करते हैं कि इनकी इतनी रानियां हुआ करती थी, इनके इतने जो है वो हरम में इतनी औरतें होती थी और ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ जो है कोई नई बात नहीं है, ये आज से 2500 साल पहले भी हुआ करती थी। बिम्बिसारा के ताल्लुक से प्रोफेसर रोमिला थापर और आर एस शर्मा ने अलग अलग रिवायतें, इस्लामी एतबार से मैं कहूँगा रिवायतें या ट्रेडिशन नकल किए हैं, जिसमें बिम्बिसारा की बहुत सी पत्नियां थी। एक जो मोहतात नजरिया है वो कम से कम इतना है कि उनकी 3 पत्नियां तो थी, ही हैज 3 वाइफ्स। तो वो क्या करते थे बिम्बिसारा, उन्होंने जो है जो आजू बाजू के नेबरिंग किंगडम्स थे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मगधा के आजू बाजू ये जो लोग, ये जो दूसरी हुकूमतें हैं, इसमें से जो है उन्होंने वहाँ के जो क्या बोलना चाहिए राजकुमारियां थी उनसे उन्होंने शादी की। और शादी करने के बाद ये हुआ कि जिस भी राज्य की राजकुमारी से उन्होंने शादी की, वहां से जो है उनके फ्रेंडली रिलेशंस हो गए। तो ये पॉलिटिकल मैरिजेस जो है हमेशा से बादशाह लोग और राजा लोग करते रहते हैं। तो अगर कोई आपको ये बोले आज के जमाने में कि फुला बादशाह की जो इतनी बीवियां थी, फुला बादशाह की इतनी रानियां थी, या फुला ने जो है फुला पर के साथ क्यों शादी की, तो ये सारी बातें वो करेगा जिसको हिस्ट्री नहीं मालूम है। जिसको हिस्ट्री मालूम है उसको पता है कि बादशाह लोग जो है पॉलिटिकल मैरिजेस करते थे। और ये बात जो है आज से 2500 साल पहले बिम्बिसारा के ताल्लुक से भी हमको मिलती है। एंड ही वॉज अ लाइक पावरफुल रूलर ऑफ मगधा डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो एक बात हमको ये मालूम हो गई। दूसरी बात, मगधा क्यों इतना पावरफुल था, वो इसलिए था क्योंकि द ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर इन मगधा was a valuable metal at the time, added to the power and wealth of Magadha। तो ये वो जमाना था जब लोग जो है स्टोन एज से निकल करके मेटल एज में आ रहे थे। यानी पहले लोग जो है पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर के हथियार बनाते थे, पत्थर के से सामान बना करके कारोबार करते थे और अपनी जिंदगी चलाते रहते थे। लेकिन इस जमाने में जो 540 या 5th सेंचुरी बीसी का टाइम है, यहाँ पर लोगों को मेटल मिला, आयरन ओर मिला,
जिससे जो है लोग हथियार बनाना शुरू किया और वो ज्यादा मजबूत होते थे, तो इसकी डिमांड जो है ज्यादा बढ़ गई थी। और मगधा में इसका जो है खजाना या इसके जो क्या बोलते हैं, इसका डिपॉजिट यानी इसकी खदानें जो है बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो इस वजह से एक इकोनॉमिक रीजन था और इनका ट्रेड बढ़ गया, तो इस वजह से जो है मगधा पावरफुल हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है बिंबिसारा के ताल्लुक से, कि बिंबिसारा कॉन्कर द किंगडम ऑफ अंगा। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो ढूंढना पड़ेगा हमको कि अंगा जो किंगडम था वो बहुत बड़ा किंगडम था अंगा का, जिसको उन्होंने जीत लिया था, फतह कर लिया था। ये इनका वो बड़ा अचीवमेंट था और इसको जो है अंगा की डायनास्टी को उन्होंने अपनी हुकूमत में मिला लिया था। Bimbisara was succeeded by his son Ajatashatru, who killed his father and seized the throne for himself. Ajatashatru was more ambitious. तो बिंबिसारा का जो बेटा था अजातशत्रु, इसने क्या किया, अपने बाप को ही कत्ल करवा दिया और जो है खुद जो है तख्त नशीन हो गया, गद्दी नशीन हो गया। और ये जो बंदा था अजात शत्रु, ये बहुत ज्यादा जो है हरीस था और अपने बाप से ज्यादा जो है वो हुकूमत को बढ़ाना चाहता था। तो अगर आज के जमाने में कोई किसी खास मजहब के किसी बादशाह पर एतराज करे कि भाई औरंगजेब ने शाहजहां को क्यों कैद करवाया था, औरंगजेब बड़ा जालिम बादशाह था, तो आप जो है उसको ये बोल सकते हैं क्या, क्या सेम ये बात आप जो है बिंबिसारा और उनके बेटे अजातशत्रु के बारे में बोलेंगे। तो जिसको हिस्ट्री मालूम है वो जानता है कि हिस्ट्री में जो है तख्त के लिए, ताज के लिए, हुकूमत के लिए, बादशाहत के लिए बाप बेटे को मार देता था, बेटा बाप को मार देता था, भाई भाई को मार देता था, बहन भाई को मार देती थी। तो ये जो थी, ये किसी मजहब के साथ, किसी टाइम के साथ, के मेडिवल पीरियड में ऐसा होता था और एंशंट में नहीं होता था, ये जो है जिहालत वाली बात है। जो इसको हिस्ट्री पता है उसको अच्छी तरह से मालूम है कि हुकूमत हासिल करने के लिए बादशाह लोग अपने बेटे को भी नहीं बख्शते थे, बाप को नहीं बख्शते थे। तो यही हुआ बिंबिसारा और उसके बेटे अजात शत्रु के साथ। अजात शत्रु जो बिंबिसारा का बेटा था, उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया और खुद जो है तख्त नशीन हो गया। और वो जो है बहुत एम्बिशियस था और मौरखीन लिखते हैं कि उसने मगधा की जो डायनेस्टी थी उसको और ज्यादा वसी कर दिया, वास्ट कर दिया। तो ये बेसिक बुलेट पॉइंट्स थे। मैं स्पीड इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और टॉपिक बहुत है डिस्कस करने के लिए। तो मैं आपको रेफर करना चाहूंगा ये दो किताबें, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर एस शर्मा की, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रोमिला थापर की। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है कि अजात शत्रु ने कैसे उसके बाप को जो है कत्ल किया, या बिंबिसारा ने किन किन रानियों से शादियां की और उसके क्या नताज बरामद हुए और उनकी कितनी बीवियां थी, वो सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि एक क्लास 45 मिनट की, 30 मिनट्स की या 1 घंटे की क्लास में आप हजारों साल की तारीख या सैकड़ों साल की तारीख नहीं पढ़ सकते। तो आपको पढ़ने की आदत बनानी होगी। और जिन लोगों को मसला है कि भाई हमको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनके लिए हमारे पास उर्दू में किताबें मौजूद है, उर्दू में बहुत सा मटेरियल मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको शेयर करूंगा। तो ये था मगधा डायनास्टी, आज से 2500 साल पहले की जो हुकूमत थी उसके बारे में। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रोफेसर रोमिला थापर की किताब में मुझे मिला है, वो है द पोजीशन ऑफ द किंग। तो ये 2500 साल पहले बादशाह की उनके हुकूमतों में क्या हैसियत थी, इस पर डिस्कस करता है। ये हम लोग टॉपिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोग जो है आज के जमाने के हिसाब से 2500 साल, 5000 साल पहले की तारीख को समझना चाहते हैं। अरे आज जैसा किसी मुल्क का बादशाह है या किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उसके हिसाब से जो है वो 2500 साल, 5000 साल पहले समझना चाहे, तो ये गलत बात है। उस जमाने की जो सिचुएशन थी, उस जमाने की जो कंडीशंस थी, उनके हिसाब से जो आपको चीजें को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा द पोजीशन ऑफ द किंग। तो किंग की वहां पर क्या पोजीशन थी, क्या हैसियत थी, ये प्रोफेसर रोमिला थापर से मैंने कॉपी किया हुआ है। वो लिखती हैं, इन दीज टाइम्स किंग हैड बीन बिकम अ स्पेशल पर्सन। तो हमने पहले पढ़ा था हड़प्पा और मोहनजोदारो में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, के वहां पर जो है किंगशिप नहीं थी। हमको ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला है कि जो पुरानी सभ्यता थी हिंदुस्तान की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर कोई किंगशिप थी या कोई बादशाह थी। लेकिन आते आते जब आर्यंस हिंदुस्तान में आते हैं और जब वैदिक पीरियड में हम देखते हैं, महाजनपदास के पीरियड में, तो बादशाह को जो है एक बहुत ज्यादा स्पेशल पोजीशन या स्पेशल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। उसको एज ए सर्वेंट ऑफ पीपल नहीं ट्रीट किया जाता, बल्कि उसको एक स्पेशल पोजीशन दी जा रही है। यहाँ पर यह होता है कि ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड धर्म।
तो बादशाह जो है धर्म का और सेक्रेड लॉ का, जो ब्राह्मणों ने लॉ बनाया था, जो वेदास में कानून बनाए गए थे हिंदू मजहब के, उसका जो है वो प्रोटेक्टर यानी मुहाफिज होता था। ब्राह्मण सेड दैट द किंग वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन बट दैट ही वाज लाइक अ गॉड। तो ब्राह्मणों ने उस जमाने के जो पुरोहित हुआ करते थे, उन्होंने ये बात चलाई कि जो बादशाह होता है वो एक खुदा की तरह होता है, खुदा का मजहर होता है। खुदा से मेरा अल्लाह अज़्ज़ व जल की जात नहीं है, बल्कि यहाँ चूंकि लफ्ज गॉड लिखा हुआ है तो मैं उसका लघुवी तर्जुमा कर रहा हूँ, खुदा। तो ब्राह्मणों ने ये कहा था कि हमारा जो बादशाह है वो हमारे भगवान की तरह या हमारे खुदा की तरह है। तो इस तरह से ब्राह्मणों ने किंग की जो पोजीशन थी उसको लोगों में जो है बढ़ा चढ़ा के पेश किया और उसकी इज्जत तौखीर और माल दौलत में इजाफे की कोशिश की। और इसके बदले में ब्राह्मणों को क्या मिला उसको आप देखें। Brahmins performed certain ceremonies, endowed the king with god-like powers and virtues. So the king became more powerful. तो जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो जब कोई बादशाह बनता था तो उसके लिए बहुत से सेरेमनीज किया करते थे, बहुत से जो ट्रेडिशन होते थे, रस्म रिवाज होती थी, उसको परफॉर्म करते थे। सैक्रिफाइसेस भी होती हैं, जो कुर्बानियां भी दी जाती थी, जानवरों की कुर्बानियां दी जाती थी। अब मैंने पिछली क्लास में पूछा था कि उस जमाने में जो कुर्बानी होती थी, तो जो कुर्बानी होती थी उसका गोश्त लोग खाया करते थे या नहीं खाया करते थे। तो ये एक अलग कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन अलग like state of discussion है। we can debate on this and we can research on this। तो एक अच्छा टॉपिक है पर रिसर्च करने के लिए जिसको इंटरेस्ट है कि वैदिक पीरियड में अगर कुर्बानी होती थी तो उसका गोश्त कौन खाता था, क्या उसको फेंक दिया जाता था या कोई दूसरा खाता था। तो देर आर लाइक एविडेंसेस दैट इन वैदिक पीरियड मीट वॉज कंजम्पशन। प्रोफेसर रोमिला थापर ने तो यहाँ तक लिखा है कि मीट वॉज कंज्यूम इन अ लार्ज क्वांटिटी। अगर आप मैं आपको बता सकूं, इसमें सर्च नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर रोमेला थापर को मैंने लास्ट टाइम भी कोट किया था जब मैं वैदिक पीरियड पढ़ा रहा था। तो वो लिखते हैं कि मीट वॉज कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। अब मीट की बात हम कर रहे हैं, उसमें किस जानवर का गोश्त है उस पर बात नहीं हो रही है। तो इट वॉज अ हिस्ट्री। तो हमारे पास प्रूफ्स हैं कि मीट वॉज कंज्यूम्ड। और ब्राह्मण जो है वो चीजें करते थे, सेरेमनीज करते थे। और इस वजह से जो है चूंकि उन्होंने किंग की पोजीशन बढ़ाई थी तो किंग भी जो है ब्राह्मणों पर बहुत ज्यादा मेहरबान हुआ करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स वाज आल्सो ग्रेट बिकॉज दे वर हिज एडवाइजर। तो जो ब्राह्मण पुरोहित हुआ करते थे वो बादशाह के जो है सलाहकार, एडवाइजर हुआ करते थे और बादशाह को जो है वो एडवाइस दिया करते थे। एंड विदाउट देम द किंग कुड नॉट रूल और परफॉर्म द सैक्रिफाइसेस। तो ब्राह्मणों के जो है बगैर कोई भी बादशाह जो है वो सैक्रिफाइसेस या कुर्बानी नहीं कर सकता था और वो खुद जो है रूल नहीं कर सकता। तो हमें ऐसे बहुत से एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पर जो है राज पुरोहित हुआ करते थे, जो बड़े ब्राह्मण होते थे, वो जो है पॉलिटिक्स में और पैलेस में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करते थे और लोग जो है उनकी बातों को मानते थे। क्यों? क्योंकि मजहब एक ऐसी चीज है जिसका लोग मानते हैं। तो अगर कोई ये बोले कि भाई जैसे कि लोगों में मशहूर है या लोग ऐसी बातें उड़ाते हैं कि औरंगजेब है या टीपू सुल्तान है, ये बहुत जो है कट्टरपंथ थे और ये अपने मजहब को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और शरीयत का कानून नाफिज किया था। तो अगर कोई इस तरह से जो है एतराज करता है तो आप उस पर जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई हमेशा से जो है मजहब ये जो है स्टेट में जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की तारीख में भी जो है जो ब्राह्मण्स का रोल था, जो ब्राह्मणिकल रोल था किंगशिप में और उस वक्त की हुकूमतों में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हमारे जमाने में अगर मिडिल एजेस में कोई जो है आलिम या कोई मुफ्ती या कोई काजी अगर किसी बादशाह को सलाह दे रहा है तो ये कोई नई बात नहीं थी। मजहबी जो पेशवा होते थे वो हमेशा से जो बादशाहों को सलाह दिया करते थे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि द किंग लिव्ड इन ग्रेट स्प्लेंडर इन अ लार्ज पैलेस सराउंडेड बाय सर्वेंट्स एंड ऑफिसर्स। ही वाज हेल्प्ड बाय हिज वर्क इन हिज वर्क बाय द प्रोहिता, द अमात्यास और द मिनिस्टर्स। तो जो बादशाह की पोजीशन अब आ गई है, हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई बड़ा जो है महल, पैलेस या कोर्ट या जो है आपका किला नहीं मिला था। वहां पर जो है ऑर्डिनरी लोगों के घर हुआ करते थे, मार्केट हुआ करती थी, तो लोगों की जिंदगी आसान थी। लेकिन वैदिक पीरियड में या एंशिएंट इंडियन टाइम में, जो ये टाइम है 5th सेंचुरी बीसी का, तो यहाँ पर जो है द जो किंग है, जो बादशाह है, उसकी पोजीशन बढ़ गई, उसके पास पैसा भी ज्यादा आ रहा है,
और वो जो है बड़े बड़े पैलेसेस में रह रहा है, उसके पास नौकर चाकर भी हैं और उस पर जो ऑफिसर्स भी हैं, और इसकी मदद जो है पुरोहिता करते हैं जो ब्राह्मण होते थे, या फिर उसके जो मिनिस्टर्स हैं जिनको अमात्यास भी बोलते हैं, ये लोग जो है किंग की हेल्प करते थे। तो इस स्लाइड से हमको बहुत सी चीजें पता चली कि ब्राह्मणों का और बादशाहों का क्या ताल्लुक था, और बादशाह को जो है किस तरह से गॉड लाइक मैन कहा जाता था, गॉडली मैन कहा जाता था। ये सारी चीजें आपको जो है समझने को मिली। उसके बाद हम फास्ट आगे बढ़ते हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी 7:06 एंड मुझे 7:20 तक खत्म करना है। तो यहाँ पर जो है मगधा डायनास्टी के बाद जो इम्पोर्टेंट डायनास्टी आती है वो है मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर किसने शुरू किया था, कैसे शुरू किया था, और ये कैसे जो है हिंदुस्तान का सबसे पहला अखंड भारत पर राज करने वाला राज्य बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन द 4th सेंचुरी बीसी मगधा वाज रूल्ड बाय द नंदा किंग्स। तो ये नंदा एक डायनास्टी थी, ये लोग जो है मगधा पर हुकूमत करते थे। दे वर वेल्दी इनफ बट नॉट एफिशिएंट रूलर्स एंड वेर अनपॉपुलर। हमने पहले भी पढ़ा था कि मगधा जो है वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, क्योंकि वहाँ आयरन ओर था, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा माली हालत जो है मगधा की बहुत अच्छी थी। लेकिन जो नंदा किंग्स थे मगधा जिस पर रूल करते थे, वो जो है नॉट एफिशिएंट रूलर्स एंड वेर अनपॉपुलर। इसकी एक वजह जो है हमारे उर्दू हिस्टोरियन है अबू जफर साहब, उनकी किताब मुख्तसर तारीख हिंद है, यहाँ पे किताब मौजूद है। तो इन्होंने इसकी एक वजह लिखी है कि जो नंदा किंग्स थे वो लच्छवी डायनास्टी खानदान से आते थे, उनकी जो कास्ट थी वो लच्छवी थी, जो एक जो है नीची जात कहा मानी जाती थी। और ये जो पीरियड हम बात करें वैदिक पीरियड, इसमें जो वर्णा सिस्टम है कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, ये जो चार तबके थे हिंदुइज्म में, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती थी। और अंग्रेजों के आने से पहले तक और आज भी जो है हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है। हिंदुइज्म में जो है ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरे लोगों को जो है हाथ का खाना पसंद नहीं करते। ये उनका अपना मजहब है, उन उस पर क्रिटिसाइज करने के लिए या कमेंट करने के लिए नहीं बैठे हम। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम बात कर रहे हैं। तो एक रीजन नंदाज के अनपॉपुलर होने का जफर कासमी साहब लिखते हैं कि वो नीची जात के थे, इसलिए जो अनपॉपुलर थे। तो लोगों में जो है एक अनरेस्ट था, लोगों में बेचैनी थी कि हम पर जो है एक नीची जात का बादशाह हुकूमत कर रहा है। तो इसका फायदा जो है एक बंदा था चाणक्य या कौटिल्य। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, स्पेशली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, और बहुत से लोग इसको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इनकी एक किताब है अर्थशास्त्र। ये हमने जब मैं पीयूसी में था 2011 में, वो हमने सबसे पहले किताब पढ़ी थी अर्थशास्त्र। ये एक बहुत ही अच्छी किताब है, और इस जमाने के हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में अर्थशास्त्र में चाणक्य या कौटिल्य ने जो है बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे अंदाज में जो लिखा हुआ है। और ये जो बंदा था चाणक्य और या कौटिल्य, ये एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे। A Brahmin minister called Chanakya or Kautilya, author of Arthashastra, trained a young prince by the name of Chandragupta of the Mauryan family. तो अभी जब मैंने क्लास शुरू की तो किसने कहा कि हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में बात करें, हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में भी बात करेंगे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, बट जिसके बारे में मैंने पोस्ट में लिखा था ही वॉज नॉट चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज अशोक द ग्रेट। तो चंद्रगुप्ता जो एक यंग राजकुमार थे, इनको जो है चाणक्य ने ट्रेन किया और उनको बताया कि किस तरह नंदास जो है लोगों में अनपॉपुलर है और वो इफिशिएंट रूलर भी नहीं है। चंद्रगुप्ता बहुत बहादुर थे। तो चाणक्य ने, जो ब्राह्मण मिनिस्टर था वहीं का, उन्होंने जो है चंद्रगुप्ता को ट्रेन किया मौर्यन फैमिली के, एंड ही ऑर्गेनाइज हिज ओन आर्मी एंड ओवरथ्रू द नंदा किंग। तो चंद्रगुप्ता ने ये किया कि अपनी एक आर्मी बनाई, अपना एक फौज बनाया, और जो नंदा किंग था उसको जो है ओवरथ्रो यानी बेदखल कर दिया तख्त से, और खुद जो है बादशाह बन बैठा। द पीपल वेलकम द यंग मौर्य रूलर एंड गेव हिम देयर लॉयल्टी। तो चूंकि नंदा किंग जो है नीची जात के थे तो लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो मौर्य थे वो आला जात के थे, तो उन्होंने जो है उसको पसंद करना शुरू किया और अपनी लॉयल्टी जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको दे दी। इस तरह से जो है एक मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है। देन आपके पास एक टॉपिक आएगा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम का, जिस जिस वक्त जो है सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया, और सिकंदर जो है अच्छे खासे तरह से जो है हिंदुस्तान पर हमला करता है। जो ग्रीक रूलर था
वो जो है पर्शिया से आया हुआ था, उसने पूरी दुनिया को फतह करने का जो है बेड़ा उठाया था। बहुत सा इलाका जो है सिकंदर ने फतह किया था। क्योंकि हमारा टॉपिक मौर्य डायनेस्टी, इसलिए हम सिकंदर को इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप किताब से अलेक्जेंडर और उसके इन्वेजन या कैंपेन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान पर हमेशा से एंशियंट टाइम से 4000 5000 साल पहले, 2500 साल पहले तक जो है बाहर के लोग हमला करते आ रहे हैं। तो अगर कोई ये बोले कि हम लोग जो है 1000 साल से गुलाम हैं, ये मैं कोट कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े साहब हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है 1000 साल से गुलाम है और हम पर जो 1000 साल से बाहरी हमले हो रहे हैं, तो उनकी हिस्ट्री में जो है नॉलेज बहुत कम है। हिस्ट्री में हमेशा से हिंदुस्तान पर बाहरी हुकूमतों ने, बाहरी रूलर्स ने हमेशा से हमले किए हुए हैं, और ये हमें अलेक्जेंडर से यानी सिकंदर से भी मिलता है। सिकंदर ने भी जो है 2500 साल पहले, 2000 साल पहले हिंदुस्तान पर हमला किया था। बहुत सा इलाका उसने फतह भी कर लिया था, लेकिन एक बादशाह थे पोरस, उन्होंने इसको रोक दिया। और चूंकि अलेक्जेंडर पूरी दुनिया फतह करता हुआ आ रहा था, तो उसकी फौज भी जो है थक गई थी। उसकी फौज भी जो है वो यहाँ नहीं आना चाहती। जो एक चीज जफर कासमी साहब ने लिखा है कि नंदा किंग्स जो है उनके पास आर्मी बहुत बड़ी थी, लाखों की फौज थी। इस वजह से भी एक रीजन ये कहा जाता है कि जो सिकंदर की आर्मी थी, अलेक्जेंडर की आर्मी थी, वो जो खौफ खा गई या उनके हौसले पस्त हो गए और उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया, और वो लोग जो है समंदर और खुश्की के रास्ते से अपने वतन रशिया, पर्शिया को या ईरान को जो है वापस चले गए। उस जब वो लोग वापस गए तो उसका एक गवर्नर था जो पंजाब के इलाके में था। ये सब बताने का मकसद इसलिए है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो उसने पंजाब के उस इलाके को उस गवर्नर से, जिसका नाम नेक्टर कुछ नाम है, मैं बोल रहा हूँ नेक्टर एनेक्सस समथिंग, तो वो ग्रीक नेम है, और वो अलेक्जेंडर का गवर्नर था और वो पंजाब में जो है वो हुकूमत कर रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपने नंदा किंग्स को हराया और उसने मगधा का हुकूमत हासिल की और मौर्यन डायनेस्टी को उसने स्टार्ट किया। उसके बाद उसने पंजाब पे हमला किया, पंजाब को उसने फतह कर लिया अलेक्जेंडर से। who ruled this land after Alexander left। तो ये चीज हो गई। ये चीज आपको समझनी है कि हमेशा से बादशाह लोग जो अपने आजू बाजू और अपने पड़ोस के ममालिक को जो है या पड़ोस की हुकूमतों को जो है हमला करते आ रहे हैं, और एक दूसरे से उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो अगर कोई किसी खास बादशाह के ताल्लुक से कहे कि उसने जो अपने पड़ोसियों को ज्यादा हमले किए, तो ये कोई नई बात नहीं है, जिसको हिस्ट्री मालूम है वो जानता है। देन ही ऑल्सो कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब जो है चंद्रगुप्ता नॉर्थ इंडिया को फतह कर चुके हैं, तो वो सेंट्रल इंडिया में आ रहे हैं, यानी आपका जो मध्य प्रदेश वगैरह का इलाका है, सेंट्रल इंडिया में बिहार वगैरह के इलाके में वो आते हैं, और वो जो है सेंट्रल इंडिया को फतह करते हैं। सो दैट बाय द टाइम हिज रेन एंडेड नॉर्दर्न इंडिया वाज अंडर मौर्यास। तो जो नॉर्थ इंडिया था वो सारा का सारा जो है मौर्य किंगडम्स में है। हमने पढ़ा था 16 जनपदास, तो वो सारे जनपदास, बल्कि अक्सर जनपदास और अक्सर रिपब्लिक या किंगडम जो है वो मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आ जाते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्ता का एक बेटा था बिंदुसारा। ही वाज सक्सीडेड बाय सन बिंदुसारा who took the Mauryan Empire to the southern India and conquered Deccan Plateau till Mysore। तो ये जो बंदा था बिंदुसारा, इसके बारे में हमने एक पोस्ट लिखा था उर्दू में, मैंने नहीं लिखा था, ये फॉरवर्डेड पोस्ट था, और हमने कंपैरिजन किया था बिंदुसारा और शाहजहां का, अशोका और औरंगजेब का। तो एक अच्छा पोस्ट था वो, आप टाइम हो तो पढ़ लें, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, जो कुछ चीजें कवर करनी, 5 स्लाइड और है मेरे पास। तो बिंदुसारा ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। इसने जो है अपने बाप की हुकूमत को, जो नॉर्थन इंडिया में थी, उसको जो है फतह करता हुआ सॉदर्न इंडिया में लेके आता है, दक्कन प्लेटो यानी अपना हैदराबाद कर्नाटका वाला वगैरह का रीजन, और ये मैसूर तक अपनी हुकूमत को बढ़ाता है। यानी अब आप तसव्वुर में लाएं, मैं इंशाल्लाह मैं बताऊंगा मौर्य का कि किस तरह से उन्होंने इसको फतह किया था। तो इस तरह से जो है बिंदुसारा जो अशोका के वालिद थे और चंद्रगुप्त का बेटे थे, उन्होंने जो है सदर्न इंडिया को भी फतह कर लिया। अब जो बात है कि द मौर्यन एम्पायर नाउ इंक्लूडेड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द कलिंगा। तो अब जो मौर्यन एम्पायर है वो सारे हिंदुस्तान को इन लोगों ने फतह कर लिया, ऑलमोस्ट ऑल। एक थोड़े साउथ सदर्न इंडिया के इलाके थे वो फतह नहीं किए थे, और एक कलिंगा की एक जगह थी, कलिंगा का एक किंगडम था, उसको वो लोग फतह नहीं कर पाए, और इस वजह से जो है इन दोनों के बीच में जंग होती थी, मौर्याज और कलिंगास में। तो कलिंगास और मौर्यास की बहुत आपसी दुश्मनी थी, एक जमाने की दुश्मनी थी, चंद्रगुप्त का टाइम पर या बिंदुसारा के टाइम पर ये लोग आपस में जो है लड़ाई करते रहते थे।
इस वजह से जो है अब बिंदुसारा का टाइम भी खत्म हो रहा है और द अशोका वाज द फेमस, अशोका द ग्रेट के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत ही फास्ट इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। अशोका द ग्रेट, अशोका ग्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो है इन्होंने हिंदुस्तान में एक अखंड भारत, जो लफ्ज मैंने लिखा था, जो बात बोला जाता है अनडिवाइडेड इंडिया, जिसकी जो बॉर्डर्स थे वो अफगानिस्तान से लेकर के साउथ में मैसूर तक और यहाँ आपका बंगाल से लेकर के गुजरात तक, यानी आज जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे जो इलाके हैं, ये सारे इलाके जो है अशोका द ग्रेट के वक्त में जो है एक ही हुकूमत के अंडर थे। वो किस तरह से आए हम उसको डिस्कस करेंगे। एक तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने नॉर्दर्न इंडिया फतह किया हुआ था, तो बिंदुसारा ने सदर्न इंडिया फतह किया था, तो अशोका को ऑलमोस्ट ऑल इंडिया जो है वो बैठे बिठाए मिल गया था। लेकिन जो इलाका था कलिंगा का, he decided to conquer कलिंगा and include it within his empire। क्योंकि कलिंगा एक बड़ा राज्य था और वो मौर्य एम्पायर में नहीं था और जंग भी हो रही थी, तो अशोका ने ये सोचा कि हम जो इसको फतह करेंगे। कि उसने आज़म मुसम्मम कर लिया, एक डिटर्मिनेशन उसका हो गया कि अशोका ने इसको फतह करना ही है। तो अशोका a campaign was started against Kalingans who were defeated, but both the armies suffered heavy losses. For the first time in Indian history, almost the whole country was under a single ruler। तो अशोका ने जो है कैंपेन स्टार्ट किया और एक बहुत ही खूंखार, बहुत ही भयानक, तारीख में एक जिसको ब्लड बाथ बोलते हैं, हिस्टोरियंस ने लिखा है कलिंगा के बाद जो एक ब्लड बाथ हो गया था, यानी सिर्फ हर जगह लाशें पड़ी हुई थी, हर जगह खून था, हर जगह खाबा था। तो इस भयानक जो है तरह से कलिंगा वार जो है वो होती है। इसके बाद अशोका देखता है कि बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग जो जख्मी हुए हैं, बहुत सी औरतें बेवा हुई हैं, बहुत से बच्चे यतीम हुए हैं। और अशोका को ये चीज महसूस हुई, जो अशोका का ग्रेटनेस लोग बताते हैं वो यही थी कि अशोका को ये महसूस हुआ कि मैंने कितना बड़ा जो है एक इंसानी बहरान पैदा किया हुआ है, जिसको उर्दू में बोलते हैं कि द ह्यूमन कैटास्ट्रोफ। हमने कितने जो है जानों को नुकसान पहुंचाए अपनी जाती दुश्मनी के लिए और अपनी हुकूमत के लिए। तो इस तरह से जो एक बहुत बड़ी जंग होती है, दोनों दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस जंग के बाद ये होता है कि फर्स्ट टाइम जो है इंडियन हिस्ट्री में ऑलमोस्ट होल कंट्री वाज अंडर अ सिंगल रूलर। तो अब जो है हिंदुस्तान पूरा अनडिवाइडेड इंडिया वो जो है एक बादशाह के अंडर, अशोका द ग्रेट के अंदर आ जाता है। When Ashoka saw the wounded and the dying soldiers and the unhappiness that war had caused to the women and children, he was sad। जैसे मैंने बताया कि अशोका जो है जब वो सारी लाशों को देखते हैं, सारा जो है अनहैप्पीनेस देखते हैं, जो गम का माहौल था उस वक्त कलिंगा की जमीन पर, तो जो है वो बहुत दुखी होते हैं। एंड देन ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट फाइट एनी मोर वार्स, इंस्टेड टू ट्राई टू परसुएड पीपल टू लिव इन पीस। तो ये जो है अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से जो है अशोका ये इरादा करते हैं कि अब मैं अपनी जिंदगी में कोई जंग नहीं लड़ूंगा, और वो ये कोशिश करते हैं कि इंस्टेड ही वुड ट्राई टू परसुएड पीपल टू लिव इन पीस। तो ये कोशिश करेंगे कि लोगों को जो है अमन से, शांति से, भाईचारे से रहने की तरफ ये जो है काम करेंगे। देन फॉर नेक्स्ट 30 years of his rule there were no wars। तो एक बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है, अफगानिस्तान से लेकर के साउथ में जो है मैसूर तक और सदर्न इंडिया का बहुत सा इलाका और फिर गुजरात से लेकर के बंगाल तक, यानी अनडिवाइडेड इंडिया का, सदर्न इंडिया का जो है एक बादशाह होता है और वो 30 साल हुकूमत करता है और कोई जंग नहीं करता। सिर्फ एक बड़ी जंग उसने की थी और उसमें बहुत से लोग जो है मारे गए थे। तो ये जो है लोग एंशिएंट ऑथर्स बताते हैं कि ये अशोका को ग्रेट बोलते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि अशोका ने ये महसूस किया कि जंग का जो है किसी भी मसले का हल नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कि फलस्तीन में जो जंग हो रही है ये हल नहीं है। तो जंग जो है कभी हल नहीं हुआ होती थी। हालांकि बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट आई शुड नॉट से दिस, लेकिन तारीख हम यही बताती है और तारीख से हमको यही सीखना है। हमने पहले भी पढ़ा था कि हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको सीखना है। तो आज के हुक्मरानों को भी ये चीज समझनी होगी कि जंग कभी भी जो है वो एक फैसला और एक सोल्यूशन नहीं देती है। जंग इज नेवर अ चॉइस, इट इज ऑलवेज क्या बोलते हैं उसको, कि वो मजबूरी में हो सकती है, लेकिन
किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी कौम पर दबदबा बनाने के लिए, किसी कंट्री पर दबदबा बनाने के लिए अगर आप जंग करेंगे तो देर विल बी लॉसेस, देर विल बी ह्यूमन लॉसेस, देर विल बी प्रॉपर्टी लॉसेस, लॉट ऑफ लॉसेस विल बी देयर। तो चीज अशोका को समझ में आ गई और उसने अगले 30 साल तक कोई जंग नहीं की। ये अशोका की ग्रेटनेस के लिए लोग बताते हैं। अभी जो 3 चीजें हम देखेंगे अशोका का टाइम पीरियड, अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो आपको बहुत सा नॉलेज, बहुत सी इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। और अगर आप किताब पढ़ना चाहेंगे तो 2 किताबें मैं आपको बता चुका हूँ, उर्दू वाली 2-3 किताबें मैं आपको भेजवा दूंगा। तो ये जो मैप है ये इंडिया इन द टाइम्स ऑफ अशोका का है। आप देखेंगे कि अशोका का जो हुकूमत है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2-3 हुकूमतें आपको दिख रही, चोलास, पांड्यास, ये छोटी छोटी हुकूमत थी सदर्न इंडिया की जहां पर अशोका को फतह हासिल नहीं हुई। ये जो मस्की का इलाका दिख रहा है ये हमारा इलाका जो गुलबर्गा का है इसी इलाके में आता है। और यहाँ पर अशोका का एक इंस्क्रिप्शन है, बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है। अशोका के 16 इंस्क्रिप्शन थे। इस तरह का इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पर अशोका की जो है वो लिखाई होती थी। और इस तरह से जो है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एक ख्याली पिक्चर है अशोका की, ऐसी बहुत सी पिक्चर्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे। तो ये सारा इलाका जो अशोका का था और ये सारा इलाका जो अशोका ने करीब 30 साल तक इस पर हुकूमत की और अनडाउटेडली उसने हुकूमत की और बहुत सा जो है फलाह व बहबूद का लोगों के लिए उसने काम किया। फिर आते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन। अब ये सारी बातें जो हमने बताई कि अशोका ने कलिंगा की वार की और उसको ये सारी चीजें महसूस हुई और फिर उसने कभी वार नहीं की, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ दिस ऑल दिस थिंग्स? तो ये है अशोका के इंस्क्रिप्शन। सोर्स में होता है हमेशा कि आप किसी किताब से पढ़ लेते हैं, किसी कॉइन से पढ़ लेते हैं, किसी जो है कहीं मखतूता लिखा हुआ है या कोई कोई कतबा लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे और आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो ये जो एग्जांपल मैंने बताया था ये एक इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल है। ऐसे 16 इंस्क्रिप्शन अशोका, 16 नहीं बल्कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, अगर आप विकिपीडिया पर चेक करेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे बहुत से इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका जो है अपनी बात अपनी आवाम तक, अपनी रियायत तक पहुंचाते थे। उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमको अशोका के बारे में जो कुछ पता चला है वो इन इंस्क्रिप्शन के थ्रू ही पता चला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर द 12th ईयर ऑफ हिज रेन, यानी हुकूमत के 12 साल के बाद अशोका बिगैन इशूइंग एडिक्ट्स, यानी उसने जो कतबात होते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं, उसको इशू करना शुरू किया, उसको जो है राइज करना शुरू किया। These were his ideas on various matters such as religion, government, and the people's behavior towards one another. इसमें जो है अशोका बहुत सी बातों का जिक्र करते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहें, मजहब के बारे में लोगों का क्या रुझान होना चाहिए, हुकूमत के बारे में लोगों का क्या रुझान, एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, तो सारी चीजें उसमें हमको मिलती हैं। These edicts were sent to all the provinces of his empire, where they were sent to all the provinces of his empire, where they were engraved on rock pillars in places where people gather together and where they would be read. तो ये जो इंस्क्रिप्शंस थी ऐसी जगह पर लगाई जाती थी, पत्थरों पर एक बड़े जो है पिलर के हिसाब से, और ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर लोग इसको पढ़ सकते हैं। और ये सारे इंस्क्रिप्शन अशोका के सारे जो इलाके थे, जितने प्रोविंसेस थे, वो सारे में जो है भेजे जाते थे ताकि लोग इसको पढ़ें और ये समझ सकें कि बादशाह का क्या थिंकिंग चल रहा है। सो ही सब्जेक्ट केम टू नो व्हाट द किंग वाज थिंकिंग। तो बादशाह के जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या कोई भी बादशाह लोग जो है या किसी भी जमात के कोई भी अमीर साहब जो है यूट्यूब पर लाइव कर लेंगे, चैनल पर लाइव आ जाएंगे, फेसबुक पर लाइव कर लेंगे। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। लेकिन उस जमाने में चूंकि टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी तो अशोका जो है अपने ख्यालात को, अपने थिंकिंग लोगों तक इस तरह से पहुंचाते थे, जो एक बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए अशोका और उसके पीरियड के बारे में। These inscriptions also give us information on the ideas of अशोका। तो अशोका के बारे में जो उनके आइडियाज थे उसके बारे में हमको इन्हीं इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। क्योंकि वी आर लैकिंग द टाइम, आई एम गोइंग वेरी फास्ट, दिस विल बी आवर लास्ट 2 स्लाइड्स, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। अशोका धम्मा, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अशोका के बारे में, जिसको धम्मा बोलते हैं। अशोका वॉज अ बुद्धिस्ट। इसको आपको पढ़ना है। मैंने एक पॉइंट दिया था आपको पोस्ट में कि वो कौन सा बादशाह था जो वाहिद हुक्मरान तारीख में जिसने जो है हुकूमती सतह पर किसी मजहब को फैलाया। तो अशोका वॉज अ बुद्धिस्ट, अशोका वॉज नॉट अ हिंदू। You should be very well known of this fact. This is a fact.
and wanted to make Buddhism popular. ये जो जमाना है इसमें जो वैदिक मजहब था, जो सनातन धर्म था, वो जो है असल में खतरे में था। उस वक्त जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा था। लोग जो है वैदिक रिलीजन से हट करके बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपना रहे थे। इस वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म के लोगों और सनातन धर्म या हिंदू धर्म या वैदिक रिलीजन के लोगों में जो है हमेशा क्लैशेस होते रहते थे, जिसको फिरकावारी तफरकाबाजी आप बोल सकते हैं। तो ये जो होती है चीजें, ये आज से 2000 साल पहले भी होती थी। तो इस तरह से जो वो अशोका बुद्धिस्ट थे और वो बुद्धिज्म को पॉपुलर करना चाहते थे पूरी दुनिया में, इसलिए इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और ये एक वाहिद बादशाह था इन तारीख में, स्पेशली नॉन हिस्ट्री में, जिसने हुकूमती सतह पर हुकूमत के पैसे से, हुकूमत के लोगों से, हुकूमत के सोर्स से किसी मजहब को फैलाने, उसके प्रचार के लिए, तरवीज व इशाअत के लिए काम किया। बट मोर देन दैट, वो बुद्धिज्म को पॉपुलर तो करना चाहते थे, लेकिन but more than that he believed in high ideals which could lead men to be successful, peaceful and virtuous. This he called dhamma. यानी अशोका जो है ये चाहते थे कि बुद्धिज्म के अलावा जो है लोग जो है नेक बने और लोग जो है अमन और शांति से रहे। इसलिए जो उनके कुछ उसूल हुआ करते थे, उन लॉस को जो धम्मा बोलते हैं। धम्मा जो है एक्चुअल में एक प्रकृत लफ्ज है, ये एक लैंग्वेज है प्रकृत, जो उस इलाके में बोली जाती थी जहाँ अशोका रूल करते थे। जो है असल जो संस्कृत लफ्ज है उसका धर्म यानी रिलीजन। रिलीजन लॉज ऑफ सेट ऑफ लॉज को भी बोल सकते हैं कि आप जो है धर्म युद्ध में पड़ गए, लोगों का मुहावरा होता है। तो धर्म होता है, इसी को प्रकृत में धम्मा बोलते हैं। तो अशोक का धर्म या अशोक का रूल्स क्या थे, वो अशोका के धम्मा में मिलते हैं कि वो जो है लोगों को अच्छी तरह जिंदगी गुजारना ये सिखाना चाहते थे। ही एक्सप्लेन हिज धम्मा इन द एडिक्ट्स। तो जो इंस्क्रिप्शन हमको मिले हैं ये सारे, इसमें जो अशोका अपने इस धम्मा के बारे में यानी अपने रूल्स के बारे में बताते हैं और बहुत सी चीजें इसमें हमको मालूम होती है। द एडिक्ट्स वेर रिटन ब्रह्मी स्क्रिप्ट बट द लैंग्वेज वॉज प्रकृत। तो जो स्क्रिप्ट थी, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट, ये जैसे कि इस यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जैसे हम उर्दू लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, तो इस तरह से इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग आजकल हिंदी लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, और इंग्लिश लिखते हैं उसका अपना स्क्रिप्ट है, उर्दू लिखते हैं, अरबी लिखते हैं, फारसी लिखते हैं, उसका अपना स्क्रिप्ट। तो ये जो प्रकृत लैंग्वेज थी इसका अपना स्क्रिप्ट था। तो ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, लेकिन लैंग्वेज जो है वो प्रकृत थी। प्रकृत वाज स्पोकन बाय द कॉमन पीपल एंड संस्कृत वाज स्पोकन बाय दोज हु वर एजुकेटेड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। आप वो ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि आज जो हिंदुस्तान में रिजर्वेशन दिया जा रहा है एजुकेशन में स्पेशली, वो क्यों दिया जाता है। लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं कि भाई मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए। तो हिंदुस्तान का समाज हमेशा से इक्वल नहीं रहा है, दिस इज अ फैक्ट। हमेशा से हिंदुस्तान में जो है अनइक्वालिटी रही है, और इस अनइक्वालिटी के पीछे बहुत सी मजहबी कारण हो सकते हैं, हिस्टोरिकल रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये था कि जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो आम लोग नहीं बोलते थे, वो जो है पढ़े लिखे लोग बोलते थे। तो अशोका ने ये नहीं किया कि वो संस्कृत में अपने इंस्क्रिप्शन को जो है जारी करे, बल्कि वो प्रकृत में जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, स्पोकन लैंग्वेज थी उस जमाने में। तो जो है जैसे आज के जमाने में हिंदी इज स्पोकन लैंग्वेज, संस्कृत इज नॉट दैट मच स्पोकन। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अशोका ने जो प्रकृत लैंग्वेज में अपने धम्मा को समझाने के लिए इंस्क्रिप्शन जारी फरमाए। Because Ashoka wanted to explain his ideas to the ordinary people, he used a language which they would understand. ये अशोका का बहुत अच्छा सोचना था कि वो आम लोगों को जो है अपने बारे में और अपने ख्यालात के बारे में समझाना चाहते थे। तो वो जो है स्पोकन लैंग्वेज, जो लोग आम बोलचाल में जबान है, वो उसका इस्तेमाल करते थे और उसको जो है लोगों में उन्होंने प्रकृत के जरिए, जो लैंग्वेज थी प्रकृत, इसको जो है आम किया। वी आर ऑन आवर लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, मौर्यन आर्ट। ये चीज आप देखेंगे, ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखी है क्योंकि आज जो हमने पॉइंट लिखा था कि आज भी जो है हुकूमती सतह पर हमारा जो एम्बलम है वो यही है। ये जो 4 शेर हैं, जो अशोका का इंस्क्रिप्शन हमने पिल्लर लिखा ना, कि इस तरह से बड़े बड़े पिल्लर होते थे और उस पर कोई जानवर का निशान होता था। डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। The edicts of Ashoka were inscribed on rocks and on tall pillars made of sandstone. जो edicts हैं, inscriptions हैं, वो बड़े बड़े जो है पत्थरों पर और पिलर्स पर जो है रखे जाते थे।
The pillars were so beautifully polished that they looked like golden pillars when the sun shone on them. तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये एक सुनहरा या क्या कहते हैं आप, सोने की तरह का जो है एक पिलर लगेगा, और ये पत्थर में तराशा गया है। तो हिस्ट्री में हम लोग को आर्ट और आर्किटेक्चर भी पढ़ना होता है, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो हम लोग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एक पत्थर में इस तरह से चीजों को तराशना, और जो है 4 शेर को तराशना, फिर ये अशोका का जो चक्र है, अशोका चक्र, जिसको 24 इसमें लाइंस होती हैं, हर एक का अपना मीनिंग होता है, उसको डिटेल में आप किताब में पढ़ सकते हैं। तो ये अशोका चक्र हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे तिरंगा झंडा में, और ये जो एम्बलम है इसको आज हिंदुस्तानी हुकूमत अपना नेशनल एम्बलम के तौर पर या सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जितने आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लेटर पैड्स देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखेंगे, उसमें आपको ये निशान मिलेगा। तो ये निशान हमें अपनी तारीख से जोड़ता है, और यही इंपॉर्टेंट है तारीख को पढ़ने के लिए। तो ऑन टॉप, द टॉप ऑफ ईच पिलर वाज कार्व्ड एन एनिमल, एन एलिफेंट, अ बुल और अ लायन। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे अगर आप गूगल करेंगे तो। कुछ जगहों पर एक हाथी यहाँ पर हुआ करता था, कहीं जगहों पर जो है जिस तरह से इसमें शेर है, ऊपर शेर है, वो हुआ करता था, या फिर जो है कोई बुल हुआ करता था। इस तरह से जो है, चूंकि लोगों को देखने को भी अच्छी चीज मिले और लोग अपने इंस्क्रिप्शन को पढ़ने भी आए, इस तरह से जो है वो लिखा करते थे। अब ये जो एम्बलम है वो कहाँ पर है? द पिलर एट सारनाथ, ये इलाका है सारनाथ, और ये बहुत ही मजहबी मकाम है बुद्धिस्ट के लिए, क्योंकि यहीं इसी इलाके में जो है बुद्धा को, जो बुद्धिज्म के बानी थे, उनको जो है उनके अकीदे के हिसाब से एनलाइटनमेंट मिला था, या जिसको सिद्धि बोलते हैं। उनको जो है खुदाई उनके हिसाब से, अपने हिसाब से वो लोग बोलते हैं कि जो है उन्हें बहुत सा इल्म जो है वो इसी मकाम पर या इस इलाके के मकाम पर मिला था। तो यहाँ पर अशोका ने ये इंस्क्रिप्शन भिजवाया, हैड 4 लायंस, तो 4 जो है बड़े लायंस इंस्क्रिप्शन पे, 3 हमको दिखते हैं लेकिन इसके पीछे एक और लायन है, तो टोटल 4 लायन है। जीके का अच्छा क्वेश्चन है बच्चों को समझाने के लिए। हैड 4 लायंस कार्व्ड ऑन द टॉप। When India became independent in 1947, it was decided to use this design to the four lions as the national emblem of India. तो जब हमें भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये डिसाइड किया, और उन लोगों ने ये म्यूचुअली अग्री हुए कि हमारा जो एम्बलम होना चाहिए हुकूमत का, वो जो है ये वाला जो सारनाथ का पिलर 4 स्टैचूज का, 4 लायंस का, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जो अशोका का चक्र है वो हम लोग अपने तिरंगा में इस्तेमाल करेंगे, जो आप लोग जो है देखते हैं। वी आर ऑलमोस्ट लाइक 7:20 मैंने बोला था, वी आर एट 7:30, तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं 10 मिनट। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ चीज़ें थी, तो 10 मिनट लेट हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ। बहुत सी जगहों पर इशा 7:30 बजे ही है हमारे यहाँ, तो अगर हो सके तो आप घर पे पढ़ें, या कहीं अगर लेट है तो वहाँ पर पढ़ लें। कुछ मौका हम जो है अपने ऑडियंस को क्वेश्चन आंसर के लिए भी देते हैं, तो अगर आपको कोई इस बारे में क्वेश्चन हो तो आप अब कर सकते हैं, या फिर अगर टाइम ज़्यादा हो गया है तो आप अपना क्वेश्चन जो है ग्रुप में या कमेंट की सूरत में, या हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें जो है आप डाल सकते हैं। इंशाल्लाह ये क्लासेस हर 2 हफ्ते में एक बार होगी, यानी 15 दिन के बाद अगली क्लास हमारी, लेट मी अनाउंस, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे हमारी क्लास रहेगी, यानी 8 दिसंबर को, सॉरी दिस इज 25, सो 9 दिसंबर को हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। 2 दिसंबर को हमारी क्लास नहीं रहेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, मैंने शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने अपने दूसरे फ़ोन में ट्राई किया तो ज्वाइन का ऑप्शन नहीं बता रहा था। बहुत से लोग नहीं आए, जो जिनको आप जानते हैं, अगर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं तो इंशाल्लाह इस हिस्ट्री क्लास का लिंक और इसकी सारी चीज़ें आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमको आप लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप परमिशन पूछें, मैं आपको परमिशन ग्रांट करूंगा और आप सवाल पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई फीडबैक देना है कि भाई टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, या फिर कोई दूसरे टाइम पर होगा, किसी दूसरे दिन हम लोग क्लास कर सकते हैं, या फिर अगर आप, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप जो है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं।
5 मिनट का टाइम हमारे पास और है, अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है तो हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्लास वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब का एक ऑनलाइन सेशन करने का इरादा भी है, तो वो भी होगा इंशाल्लाह। और फलाह गुलबर्गा शरीफ की तरफ से जो है कल हमारे यहाँ एक मस्जिद में प्रोग्राम है, उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी। तो अगर आपके कोई गुलबर्गा में लोग हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और हमारी गुजारिश है कि आप जो है हमसे जुड़े, डॉक्टर सैयद साहब से, फलाह रिसर्च फाउंडेशन से। इंशाल्लाह हम जो है इसी तरह के इंटेलेक्चुअल काम या अच्छे काम जो है करने का इरादा रखते हैं। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो मैं ये क्लास यहीं ख़त्म करने का ऐलान कर सकता हूँ। कोई सवाल है किसी को? कोई फीडबैक देना चाहे तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं बाद में देना है तो आप जो है मुझसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में आप डिस्कशन ग्रुप में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप कम्युनिटी चलती है हमारी, 10-12 ग्रुप्स हैं हमारे व्हाट्सएप पर पूरे इंडिया लेवल पर, कानपुर में, हुबली में, धारवाड़ में, बेल्लारी में, और जम्मू कश्मीर में, धनबाद में, तेलंगाना में, हैदराबाद में। बहुत सारे लोग जो है इंडिया लेवल पर हमारे मौजूद हैं। अगर आप वहाँ से के लोगों से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मैं बता रहा था, हमारा चैनल है फलाह रिसर्च फाउंडेशन का, ऑफिशियल चैनल भी है और ब्रांच लेवल चैनल भी है, गुलबर्गा का, कानपुर का, बेल्लारी का। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और सैयद आशीष साहब से अगर आप जुड़ना चाहें तो जो है आप उनको यूट्यूब वगैरह पर हमारी इस प्लेलिस्ट के जरिए फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं 7:40 को क्लास ख़त्म करूँगा। अगर किसी को जाना है तो यू कैन लीव, अगर किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। हजरत लखनऊ में कब ब्रांच वगैरह डालने का इरादा है पता? लखनऊ में हमारे एक बहुत ही करीबी है फलाह कानपुर के साहब, अगर आप लखनऊ से हैं जी जी जी। तो आप मेरा नंबर नोट कर ले, तो मैं ठीक। यहाँ डाल देता हूँ, 8884538516 पर आप मुझे मैसेज कीजिए। हमारे एक बहुत ही करीबी है और फजल साहब के बहुत करीबी हैं, जी जी जनाब तैयब साहब। वो जी जी। इस वक्त लखनऊ ही में है, वहीं पर वो जॉब करते हैं। तो अगर आप उनसे जुड़ जाएंगे तो वो भी जो है लोगों की तलाश में है जो सैयद रशीद साहब के मिशन पर काम करना चाहें, तो मिल करके काम बिल्कुल हो। बिल्कुल। आपकी क्या मसरूफियत है मोहम्मद साहब? आपका क्या हजरत नाम मैं है? मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद शादान इस्माइली, मोहम्मद शादान। वही है ना, माशाल्लाह। जी मैं जी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन हूँ। जी जी जी। तो तारीख में दिलचस्पी है मतलब आपको? आपने सारी क्लास सुनी माशाल्लाह से? नहीं हजरत, सारी तो नहीं सुन पाए लेकिन इंटरेस्ट है मुझे, बुक्स वगैरह जी पढ़ा जी, करता हूँ। ठीक ठीक। तो लखनऊ में हमारे एक भाई हैं तैयब भाई करके, आप मुझे इस जी नंबर पर मैसेज कर दीजिए, 8884538516। जी मैं उनसे आपका जी राब्ता करवा दूंगा। और अगर आप मुनासिब समझेंगे तो हमारा कानपुर का ग्रुप चलता है, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वहाँ पर, उसमें तो मैं उसमें आपको ऐड भी कर दूंगा, तो आप जो है हमारी अपडेट से वाकिफ होते रहेंगे। जी जी फलाह के जरिए 2-3 स्कूल चलते हैं कर्नाटक में, बल्लारी और हुबली में प्राइमरी स्कूल चलते हैं हमारे, वो भी एक बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरे जो है प्रोग्राम्स वगैरह तो हम करते रहते हैं, फलाह के जरिए किताबें शाया होती हैं इंशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती रहेंगी। सैयद फजल साहब की अपनी 16 किताबें छप चुकी हैं, और ज़्यादातर जो है वहाबियों देवबंदियों के रद्द में है और अहले सुन्नत की दिफा में है। कुछ किताबें सही साहब की अभी जो है एक्स मुस्लिम वगैरह पर जो मसाइल चले हुए हैं एक्स मुस्लिम का, उस पर भी किताबें आएंगी इंशाल्लाह। तहरीफात सही साहब की एक बड़ी मशहूर किताब है, जिसमें देवबंदियों ने वहाबियों ने जो गोलमाल किया हुआ है अपनी किताबों में या अकीदे की किताबों में, उसका दूसरा जो वॉल्यूम है वो आएगा। बहुत से लोगों ने उस किताब पढ़ को कर जो तौबा भी कर ली है देवबंदियत से और वहाबियत से। तो जी और गालिबन मगर मैं नाम भूल रहा हूँ, तो अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब ने उस किताब को आज का जलजला कहा था, यानी जो अल्लामा अरशद कादरी साहब ने लिखी थी जलजला, तो उस जमाने का जलजला था, और ये किताब आसिस, तो उसका दूसरा एडिशन भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपने लेवल पर, हमारी कोई बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी तंजीम नहीं है, लेकिन हम लोग जो अपने से जितना हो सके काम करते रहते हैं। मैं गुलबर्गा शरीफ नहीं, हजरत ख्वाजा लखनऊ में फरीद अगर नवाज इस की तरह की तरह। कोई तंजीम नहीं है ना। जी लखनऊ में इस तरह की कोई भी तंजीम नहीं है। जी जी।
तो हमारे तैयब भाई से आप राब्ता करेंगे और वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। सही साहब अभी बलरामपुर में है, आज सही साहब का प्रोग्राम है यूपी में, और कल जो है श्रावस्ती इकोना में है। अच्छा टॉपिक है, रोल ऑफ यूथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ। तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम ये डिटेल्स आपको दे सकते हैं। अगर आपको करीब होता है इकोना या श्रावस्ती या फिर बलरामपुर, बलरामपुर तो नहीं जा पाए आप, अभी रात को प्रोग्राम है शाहबाद। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम मिल करके काम कर सकते हैं। जी तो शादाब भाई आप मुझे मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह हम लोग राब्ते पर रहेंगे। 7:40 हो रहा है, मैं क्लास करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ की गुजारिश।